व्यूवर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी का अलग अलग समस्याओं में किस तरह से रोल होता है और किस तरह से वो कारगर होती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कविता जी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर कविता, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी का अलग अलग समस्याओं में क्या इंपॉर्टेंस होता है। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाए तो उस मामले में फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करती है? तो आपको जैसे पता ही रहेगा कि फ्रैक्चर में सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाके आपको प्लास्टर बंधवाना है। तो वो जो प्लास्टर बंधवाते हैं यूजुअली कोई भी फ्रैक्चर को हील होने को 4 से 6 हफ्ते लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर, क्योंकि फ्रैक्चर्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो जब वो प्लास्टर बंधवाते हैं समझो 4 से 6 हफ्ते, और 6 हफ्ते के बाद जब भी वो प्लास्टर निकलता है तब वो जोड़ जहाँ पे भी वो प्लास्टर लगा है वो जोड़ बहुत स्टिफ हो जाता है। तो उसको जो पूर्ववत उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वापस लाना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या इसमें तो मूवमेंट हाथ पैर ही तो हिलाना है तो हम खुद से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जोड़ तो स्टिफ होता है, कभी कभी उसके ऊपर और उसके नीचे वाला रेफरेंस जो जॉइंट्स होते हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं जी। तो इसके लिए उसकी मोबिलिटी की एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज ये दोनों ज़रूरी है। समझो एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि एंकल फ्रैक्चर हुआ है। एंकल फ्रैक्चर में अपनी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, अगर मोबिलिटी नहीं है तो उसके बाद आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी चाल में लंगड़ाहट आ जाएगी। तो वो लंगड़ाहट अगर आपने तभी ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी करके उसको ठीक नहीं की तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेगी, उसका असर आपको घुटने पे भी होगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, या उसका असर आपको कमर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो कोई भी फ्रैक्चर या रिस्ट्रिक्शन कहीं रहेगा तो उसको ठीक करना, उसको पूर्ववत उसकी मोबिलिटी और ताकत वापस लाना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपको ये फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक करना इम्पोर्टेंट है जी। डॉक्टर, जैसे कि फ्रैक्चर्स होते हैं तो स्पोर्ट्स में भी कई तरह की इंजरीज इंसान को हो जाती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के मामले में किस तरह से फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है और कैसी ट्रीटमेंट रहती है? स्पोर्ट्स इंजरीज में कैसे रहता है ना कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है जी, आपका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, आपका एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं जी। तो आप जब भी आप जनरल फिजियो करते हैं तो आपकी जनरल एक्टिविटी, जनरल लाइफस्टाइल के लिए रहता है। जब भी आप स्पोर्ट्स करते हैं तो एक उसका अचीवमेंट और गोल रहता है। तो वो परफॉर्मेंस के लिए अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसमें भी आपको रेस्ट दिया जाता है। कोई भी इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, मसल इंजरी है, बोन इंजरी है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है, तो उस हर चीज़ में आपके शरीर को हीलिंग के हिसाब से एक रेस्ट दिया जाता है, एक ब्रेसिंग दी जाती है, आपको कोई पट्टा लगाया जाता है। तो जब आप उस चीज़ में से बाहर आता है 15 दिन के बाद या 21 दिन के बाद, जब भी वो इंजरी हील होती है, जब फिर आप वापस ग्राउंड पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलने को जाता है, आपका परफॉर्मेंस वही सेम रहना चाहिए जी। बिल्कुल। तो उस चीज़ को वही चीज़ पे वापस रीट्रेन करना ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। तो आपको ऐसा नहीं है कि चलो मैंने दो हफ्ता आइस लगाया और मैं सूजन कम हो गई, दर्द कम हो गया, मैं दूसरे दिन वापस खेलने कूदने लग जाऊंगा। नहीं, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल अफेक्ट होगा जी। तो वो आपका परफॉर्मेंस का जो रिहैबिलिटेशन है वो फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू होगा। तो स्पोर्ट्स इंजरीज में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है जी। डॉक्टर, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात की, तो अगर एंकल इंजरीज वगैरह जैसे होती है तो मैराथन रनर्स को वो बहुत ही अफेक्ट करती है। तो उनके मामले में उन्हें क्या सजेस्ट किया जाता है फिजियोथेरेपी के नज़रिए से? मैराथन रनर्स में एक गेट एनालिसिस रहता है कि उनकी दौड़ कैसी है। कहीं कुछ एंकल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, नी प्रेशर इन आउट जा रहा है, हिप इन आउट जा रहा है, तो ये जो असेसमेंट रहेगा एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको करके देगी। तो उसके बाद आपकी दौड़ की टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपका पेस भी अच्छा हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा और आपको इंजरीज भी नहीं होगी। वो सबसे बढ़िया टैगलाइन है कि अगर आप असेसमेंट करके फिर आप मैराथन शुरुआत करते हैं, हाँ, तो आपको इन सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा जी।
मतलब हमें अगर 30s के बाद अगर मैराथन जैसे रनिंग या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में जाना हो तो हमें फिजियोथेरेपी की सलाह लेके ही जाना जरूरी है। यस, बिल्कुल सही जी। डॉक्टर जैसे ये तो स्पोर्ट्स इंजरीज की बात हो गई, लेकिन हमें कई बार देखा है कि हिप रिप्लेसमेंट या फिर ऐसे रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सर्जरीज होती है उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लगती है, तो उस केसेस में क्या रोल होता है फिजियोथेरेपी का? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लान्ड रिप्लेसमेंट्स एंड अनप्लान्ड रिप्लेसमेंट्स। जी। जैसे नी रिप्लेसमेंट है, यूजुअली प्लान रिप्लेसमेंट रहता है, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आपका प्लान नी रिप्लेसमेंट रहता है तो उसमें आपको प्रीहैब यानी सर्जरी के पहले आप जितना एक्सरसाइज करेंगे और आपके शरीर को तैयार करेंगे उस सर्जरी के लिए, तो सर्जरी के बाद आपको रिहैबिलिटेशन या रिकवरी के लिए टाइम कम लगता है। आपको दर्द भी कम होगा, आपकी हीलिंग भी जल्दी हो जाएंगी और आप रेगुलराइज जल्दी हो जाएंगे आपके डेली एक्टिविटी में। तो नी रिप्लेसमेंट में प्रीहैब उतना ही ज़रूरी है जितना रीहैब। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप प्लान नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो एटलीस्ट 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले आप एक्सरसाइज सीखना शुरू कर लीजिए, तो जिससे आपको सर्जरी के बाद जो आपको सडनली एक्सरसाइज को एक्सपोज करते हैं या आपको नई एक्सरसाइज लगती है तो वो आपको नहीं लगेगा, तो आप उसमें से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जी। सो नी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने बोला, प्रीहैब और रीहैब बहुत ज़रूरी है। सो सर्जरी के इमीडिएटली बाद जो फर्स्ट 10 to 15 डेज रहते हैं जिसमें स्टिचेस भी रहते हैं, दर्द भी ज़्यादा रहता है, तकलीफ भी ज़्यादा रहती है, तो तभी फिजियोथेरेपी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी पेशेंट अपनी सहनशीलता के हिसाब से कसरत नहीं कर सकता। तो अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में और अंडर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है और जल्दी तुरंत होती है। यूजुअली वी से कि 2 से 6 हफ्ते तक आपको फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले स्टिचेस निकालेंगे, फिर आपको चलना है, पहले आप 10 कदम चलेंगे, फिर 100 कदम चलेंगे, फिर 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 2 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो वो सब के लिए जो आपको एक गाइडेंस हेल्प चाहिए रहेगा, तो वो सारी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास से मिलेगी। तो नी रिप्लेसमेंट करके आपको भूल नहीं जाना है, उसको आगे भी इसी तरह आपको सपोर्ट करना है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। जी। डॉक्टर जैसे कि ये सर्जरी की बात हो गई, तो कार्डियो के मामले में भी हमें कई बार फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है, तो उस मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से फिजियोथेरेपी वर्क करती है? कार्डियो में सबसे कॉमन जो है बाईपास। जी। जब बाईपास होता है तो आपके हार्ट को एक नया जीवन दान मिलता है। जी। तो उसको आपको वापस पहले पूर्ववत करना है कि समझो मैं पहले 2 सीढ़ियाँ चढ़ता था, तो बाईपास करने के बाद भी मुझे 2 सीढ़ियाँ चढ़ना है बिना ब्रेथलेस होके या वो। जी। तो वो जो रीट्रेनिंग जो नए हार्ट की है, हार्ट नया नहीं है बट जो नई सर्जरी की है, तो उसको जो रीट्रेनिंग करनी है वो फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू होती है। तो उसमें सिर्फ हाथ पैरों की कसरत नहीं रहती है, उसमें ब्रीदिंग भी आ जाता है। तो आपको ब्रीदिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे आपके लंग्स और कार्डियक दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाए। फिर आपको अपर लिम लोअर लिम यानी आपके शरीर को भी वो ट्रेन किया जाता है कि आपके हार्ट आपके हाथ पैर की मूवमेंट के साथ अच्छे से पंप करे। तो ये पूरा एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम सेट किया जाता है, जो धीरे धीरे वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, सो दैट 2 हफ्ते के बाद आपको जब भी या 4 हफ्ते के बाद जब भी आपको पहले पूर्ववत कार्य करना है, ऑफिस जाना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो आपकी बॉडी को पूरा रीट्रेन करना है। तो ये बाईपास के बाद बहुत ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपिस्ट का रोल। जी मैम, अभी आपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो योगा में भी प्राणायाम होता है, उसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही होती है, तो उसमें और फिजियो के ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या अंतर होता है? सो जैसे मैंने बोला, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो स्पेसिफिक रहती है। योगा में एक जनरलाइज हम दिखाते हैं, लेकिन जब भी कंडीशन स्पेसिफिक ब्रीदिंग हमको सिखाना है, किसी पेशेंट की ब्रीदिंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए एक इंस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस रहती है, एक एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज रहती है, यानी मेडिकल कंडीशन के लागू होने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो जो रहती है वो फिजियोथेरेपी में सिखाते हैं। तो उससे हमको एक जनरल एक्सरसाइज करके हमको फायदा नहीं मिलेगा, जब हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली उससे फायदा मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे पास पेशेंट थे 70 ईयर ओल्ड जिनका बाईपास सर्जरी हुआ,
और वो एट द एज ऑफ 70 ऑल्सो वो ऑफिस में बहुत ही एक्टिव थे, उनको पूरा दिन इधर उधर घूमना है, काम करना है, सब कुछ करना है जी। जब उनको बाईपास हुआ वो पहले डिप्रेशन में आ गए थे कि मैं अभी आगे काम कैसे कर पाऊंगा, तो तभी हमने उनको दिलासा दिया कि नहीं, हम आपको पूर्ववत तैयार करके देंगे। तो उनको 2 से 4 हफ्ते लगे। पहले हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की, बाईपास की मोबिलाइजेशन जो टेक्निक्स है, अपर लिम्ब मोबिलाइजेशन, लोअर लिम्ब मोबिलाइजेशन, वो स्टार्ट किया। उनको वॉकिंग स्टार्ट किया, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स। पहले 4 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर उसके बाद पूरा माला चढ़े। ऐसे जो हमने उनको तैयारी की, रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना, रोज एक्सरसाइज कराना, रोज उनको वॉक कराना, उनको नीचे गार्डन में लेके जाना, ऐसे करके हमने एक पूरा कार्डियक रिहैब उनके लिए सेट किया था। वो रिहैब सेट करने के बाद 4 हफ्ते के बाद उन्होंने ऑफिस पहले जैसे ज्वाइन कर रहे थे वैसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो बहुत ही खुश हो गए कि मुझे तो लगा था कि मैं अभी बिस्तर पे ही आ जाऊंगा, बट नहीं, वो ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपको जब भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज और स्पेसिफिक प्रोग्राम सेट किया जाता है, और वही प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग करना है। आप 2 हफ्ता एक प्रोग्राम करेंगे, उसका फिर दूसरा प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज आती है, उसके बाद एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आती है जिससे आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब आपको हासिल हुए, तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट बेटर मिलता है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मैंने आज फिजियो किया, ट्रीटमेंट किया, 2 हफ्ता तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2 महीने के बाद क्या, 2 साल के बाद क्या। तो वो जो प्रोग्रेसिव और एंड्योरेंस और स्ट्रेंथनिंग कराते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, और इसीलिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्टेड रह के लॉन्ग टर्म गोल रख के ट्रीटमेंट सीखना चाहिए। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे पैरालिसिस हो जाता है या फिर स्ट्रोक हो जाते हैं, तो उन मामलों में फिजियोथेरेपी बहुत ही मस्ट बताई जाती है, तो उस मामलों में फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करती है? सो स्ट्रोक या पैरालिसिस में हमको एक साइड का अंग यानी राइट या लेफ्ट कोई भी तरफ हो सकता है, और उसमें हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है, और वो वीकनेस की तीव्रता कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें मेनली वीकनेस की वजह से हमारा हाथ पैर काम नहीं करता, क्योंकि उसमें न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स नहीं आते रहते हैं। तो जब ये इंटरनल सिग्नल का लॉस होता है तो हमें एक्सटर्नली उसको रीएक्टिवेट करना है, और एक्सटर्नली रीएक्टिवेट उसके मूवमेंट के लिए भी करना है, और कभी कभी उसमें स्टिफनेस आ जाती है या वीकनेस बहुत आ जाती है, फ्लैसिड पैरालिसिस या स्पैस्टिक पैरालिसिस हम बोलते हैं। तो वो दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, जिससे आप जब उसमें से बाहर आए तो आपकी चलने की क्षमता पे इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए हमको एक पूरा न्यूरो रिहैब प्रोग्राम सेट करते हैं और उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, सो दैट आपको कभी उसके लिए टाइम की मात्रा मैं बोलूँगी वो डिपेंड्स ऑन द डैमेज है जी। कभी वो 1 महीना भी लगेगा, 3 महीना भी लगेगा, या 1 साल भी लगेगा। तो आपको ये पूरा रिहैब प्रोग्राम एक फिजियोथेरेपिस्ट से करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप करेंगे उतना जल्दी उसमें रिकवरी होगी जी। डॉक्टर, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि प्रेग्नेंट औरतें होती है तो उन्हें योगा या फिर छोटी मोटी एक्सरसाइजेस बताई जाती है, लेकिन ऐसे भी कई मामले, ऐसे भी कई लोग हैं जो प्रेगनेंसी में भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के मामले में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है? सो बेसिकली जैसे फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज है, तो वैसे ही रोल स्पेसिफिक, यानी अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल पूरा एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया गया है। अच्छा। जिससे आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी 2nd ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक आपको आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, तो वो मसल्स में भी चेंजेस आते हैं, सिर्फ वो आप में नहीं आते हैं, वो मसल्स में भी चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो वो नए चीज़ को कैसे अडेप्ट करना है, तो वो अडेप्टेशन के लिए जो एक ट्रीटमेंट है या एक्सरसाइज है वो फिजियोथेरेपी आपको ट्रेन करती है। तो अडेप्टेशन को भी करना है और वो अडेप्टेशन को शरीर को तैयार भी करना है, तो दोनों चीज़ फिजियोथेरेपी में सिखाई जाती है। तो ट्रीटमेंट स्पेसिफिक, यानी ये जो ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दूसरे उसमें शायद ना मिले, लेकिन फिजियोथेरेपी में ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और ये हो गया प्रीनेटल। आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया,
बट पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद जो फिर से शरीर में चेंजेस आते हैं जी। तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। यूजुअली मदर्स का ऐसा होता है, हाँ चलो प्रीनेटल तो मैंने अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर लिया और मैंने डिलीवरी भी कर दी, लेकिन आगे जो डिलीवरी हो गई है उसके बाद जो आपके शरीर में चेंजेस रह गए उसको भी पूर्ववत करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द मदर्स, बच्चा आ गया, पूरा फोकस उनका बच्चे की तरफ चला जाता है और उसकी वजह से खुद के ऊपर दुर्लक्ष्य कर लेते हैं, और वो दुर्लक्ष्य के कारण हो सकता है उनको बाद में तकलीफ हो। तुरंत तकलीफ नहीं होती है, आप यंग रहते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन बाद में इस चीज़ का आपको तकलीफ होती है। तो इसके लिए मैं बहुत इंसिस्ट करूंगी कि प्रीनेटल भी आपको फिजियो करना ज़रूरी है और पोस्टनेटल। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रीनेटल सबको अप्लाई होता है। आपकी कंडीशन स्पेसिफिक है, आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ही आपको प्रीनेटल एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके प्रेगनेंसी में आपके गायनेक को रिफर और कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करना है। अगर आपको अलाउ है तो आप प्रीनेटल करिए, नहीं अलाउ है तो वो तो गायनेक आपको गाइड कर ही देंगे जी। लेकिन पोस्टनेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। पोस्टनेटल आपकी फिटनेस, आपका पेट का जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है वो आपको रीगेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी में जो पेट बड़ा होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो ओवर स्ट्रेच होके लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी कमर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो पोस्टनेटल आपको वो वापस एब्डोमिनल स्ट्रेंथ रीगेन करनी है, जिससे आपकी कमर की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। तो आपको जो बच्चे के साथ भागदौड़ करनी है उसके लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा और आपको बैक पेन नहीं होगा। तो इसीलिए प्रीनेटल पोस्टनेटल फिजियो करना कंडीशन स्पेसिफिक जरूरी है जी। मैम, अभी आपने भागदौड़ की बात की तो मुझे याद आया कि ऑफिस में जो लोग जाते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, पर ऑफिस में जो वर्क होता है वो बैठ के होता है, कंप्यूटर पे होता है, तो पोस्चर का प्रॉब्लम आ जाता है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आता है, जॉइंट के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उन मामलों में फिजियोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, दिस इज द न्यू टैगलाइन विच इज गोइंग अराउंड, कि जितना स्मोकिंग से हमने लंग्स अफेक्ट होते हैं उतना अगर हम बैठे रहेंगे उतने ही लंग्स वहाँ कंप्रेस होके हमारे लंग की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। और वो एक ही नहीं है, वहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स है। अगर हम बैठने का तरीका गलत है, हम 8 से 10 घंटे वही गलत तरीके से बैठे रहेंगे तो उससे हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकती है, शोल्डर प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्ट प्रॉब्लम आ सकती है, बैक प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऑफिस में जो ज़्यादा घंटे तक बैठ के काम करते हैं तो आजकल हाइब्रिड हो गया है, तो आपका एक ऑफिस का अर्गोनॉमिक्स रहेगा, वो आपकी हाइट के हिसाब से होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चेयर हाई भी होगी, लो भी होगी। अगर ये चेयर का प्रॉब्लम हो सकता है या तो टेबल का प्रॉब्लम हो सकता है। घर पे भी सेम वे, अगर आप बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा झुक के लैपटॉप पे बैठ रहे हैं तो उससे आपको अपर बैक का या लोअर बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम वो एक दिन में नहीं आता है, उसको आने को 1 साल लगेगा। पहले 1 साल में आप बोलेंगे मैं तो 1 साल से ऐसे ही काम कर रहा हूँ, या तो मैं ऑफिस में 10 साल से ऐसे ही काम कर रहा हूँ, ये अचानक कैसे हो गया जी। तो वो धीरे धीरे शरीर में प्रॉब्लम डेवलप होती है और फिर वो बड़ा रूप लेती है और आपको बड़ी तकलीफ देती है। जब कोई ट्रिगर हो जाता है, मैंने अचानक कोई बैग उठा ली या अचानक कोई बैग ऊपर डाली और उसमें वो ट्रिगर होता है, यानी ट्रिगर पॉइंट कब होगा वो बोल नहीं सकते हैं। यानी आप रोज टेढ़े बैठे हो लेकिन आपको दर्द नहीं होगा और एक दिन अचानक दर्द आ जाएगा। तो आपको ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयरनेस, खुद की अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि समझो मैंने 2 घंटा ऑफिस में बैठ के काम कर लिया, हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए, उठिए 10 मिनट थोड़ा चल लीजिए, कोई कॉल आया तो बैठ के कॉल मत लीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े होके चल के कॉल ले लीजिए। तो कोई भी एक पोजीशन या पोस्चर में स्टेशनरी नहीं रहना है। अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, खड़े हैं तो भी ब्रेक ले लीजिए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और ब्रेक ले लीजिए। एक स्टेशनरी पोस्चर में ज़्यादा टाइम आपको नहीं रहना है, उससे आपके जोड़ों में या तो ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, अगर आप ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा खड़े हो रहे हैं तो स्ट्रेन आ जाएगा, और ज़्यादा बैठे हैं तो स्टिफनेस आ जाती है और मोबिलिटी के इश्यू आ जाती है। तो आपको ऑफिस में हो या घर पे हो, कोई भी पोस्चर में ज़्यादा लंबा समय नहीं रहना है। और आपको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा शरीर कैसा है और मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ।
तो वो सब आपको जो गाइडलाइंस चाहिए वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो ये मैं एक पॉइंट बहुत अच्छा आपसे डिस्कस कर लिया, जी बेटर लगा। मैम कई बार हमारी फिटनेस के लिए हम पर्सनल ट्रेनर्स रखते हैं, तो क्या फिजियोथेरेपी में ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस है? क्या फिजियोथेरेपी हमें फिटनेस के लिए मददगार साबित हो सकती है? फिजियोथेरेपी तो फिटनेस के लिए डेफिनेटली मददगार साबित होगी ही, लेकिन इसमें कैसा है ना कि आप योगा के पास जाइए, कोच के पास जाइए, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई तकलीफ उद्भव नहीं होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी दर्द है, आपको ऑलरेडी स्लिप डिस्क हो चुका है, आपके गर्दन में ऑलरेडी स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके शोल्डर में कोई रोटेटर कफ इंजरी या टेयर या कुछ है, तो ऐसे सब जब मामले रहते हैं तो तभी आप डायरेक्टली कोच के पास, फिटनेस कोच के पास जाएंगे, योगा के पास जाएंगे तो आपको हेल्प नहीं कर सकता। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो तभी आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आपको एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज समझ लेनी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी अगर आप वो सीख ले और अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपने पूरा रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट के पास करा लिया जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आप अपने कोच या योगा को अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करके एक जॉइंटली गाइड करा सकते हैं कि ठीक है, हमको रोज फिजियो के पास नहीं जाना है, तो पहला हमने ट्रीटमेंट प्रोग्राम पूरा खत्म कर लिया फिजियो के बाद, उसके बाद जो एक कोच के पास या योगा ट्रेनर के पास हम एक प्रोग्राम बना लेंगे और हम फिर वो प्रोग्राम उनसे सीख लेंगे। बट एक बीच बीच में आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फॉलो अप करते रहिए कि मेरा ऐसे ट्रीटमेंट ये ट्रेनिंग चल रहा है, मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आगे और क्या सीखना है नहीं सीखना है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। अच्छा, टिप्स में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी वर्क्स एज अ प्रिवेंशन ऑल्सो एंड क्योर ऑल्सो। जी तो आपको ये दोनों चीज़ पे ध्यान देनी है। एंड टॉक टू योर बॉडी, योर बॉडी टेल्स यू, आपका शरीर आपको बताता है कि मुझे कहाँ तकलीफ है और मुझे क्या करना है। तो वो शायद आप नहीं जज कर पाते हैं, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट जज कर पाएंगी कि आपको वो तकलीफ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इसको कैसे ठीक करना है। तो आप ज़रूर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट करिए, जिससे आपकी शारीरिक जो भी तकलीफ है वो जल्दी दूर हो जाए और वो कोई बड़ा रूप ना ले। जी थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आई, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि फिजियोथेरेपी हमें अलग अलग समस्याओं में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है। तो ऐसे ही कई विषयों को लेकर हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।